नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। जयपुर में डकैती, कहां है कोटा का महाठग, शिकंजे में तस्कर, गरमाने लगा कैंपस, डराने लगा कोरोना, लबालब बिसलपुर बांध, तेज बहाव में बही कार, देवदूतों ने बचाई जान, भाई ने किया भाई का खून, गजानन का अभिषेक। और इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर में डबल मर्डर से सनसनी है। घर में सो रही मां बेटी की हत्या कर दी गई कुल्हाड़ी से मारकर। लसाड़िया थाना क्षेत्र के टटाकिया गांव की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो एक गांव है लसाड़िया थाना क्षेत्र का, गांव का नाम है टटाकिया और इस गांव के अंदर मां बेटी की हत्या कर दी गई है। पड़ोसी युवक पर शक है, पूछताछ की जा रही है। जब तक तथ्य सामने नहीं आते तब तक पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। कपिल शेमाली, उदयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, इस डबल मर्डर को लेकर क्या अपडेट? देखिए, देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है और घर के आंगन में सो रहे एक माँ बेटे पर कुल्हाड़ी से बहुत ही निर्मम तरीके से वार किए गए और एक दर्दनाक मौत जो है वो दोनों की हुई है। इस पूरे मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ की तो पड़ोसी युवक के शामिल होने की बात सामने आई थी। ऐसे में पड़ोसी युवक को लसाड़िया थाना पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या कारण रहे हैं, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक स्थिति कारणों को लेकर स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन दोनों के जो शव हैं वो पुलिस ने लसाड़िया सीएचसी की मोर्चरी में रखवाए हैं और अब से कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी कपिल, चूंकि एक छोटे गांव का मामला है इसलिए यह कहना मुश्किल होगा कि पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई सीसीटीवी फुटेज लगा होगा, लेकिन पड़ोसी को जो है वो हिरासत में लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के लोगों से पुलिस ने बात की होगी। उन लोगों का क्या कहना है इस डबल मर्डर के बारे में? कुछ बैकग्राउंड इन दोनों हत्याओं के बारे में कोई जानकारी गांव से? देखिए, प्रारंभिक जानकारी यही है कि दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में कोई विवाद सामने आ रहा था, लेकिन पुलिस जो है वो अभी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की और उन्हीं से जो क्लू मिला है उसी के आधार पर शायद पुलिस ने जो पड़ोस का जो युवक है उसे हिरासत में लेकर अपनी पूछताछ शुरू की। तो अब से कुछ ही देर बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस डबल मर्डर के पीछे किस तरह के कारण रहे हैं। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता कपिल शेमाली। और इस डबल मर्डर के बारे में फिलहाल शुरुआती जानकारी यही है कि पुलिस फिलहाल कुछ नहीं कह रही। एक युवक को हिरासत में लिया है, ये युवक इनका पड़ोसी बताया जा रहा है और जो गांव वालों से पूछताछ की गई उसमें इस युवक का नाम सामने आया। आपसी विवाद था, किस तरह का विवाद था? क्या जमीन का विवाद था या कोई दूसरा मामला था, आपसी रंजिश थी? इसका खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये दो मर्डर, मां बेटी की हत्या। और जयपुर से बड़ी खबर, गलता गेट इलाके में कारोबारी के घर में डकैती। आईटी ऑफिसर बनकर घर में घुसे हथियारबंद 5 बदमाश। कारोबारी सत्यनारायण तांबे के घर में यह डकैती की वारदात हुई है। कारोबारी की पत्नी, 2 बहू, 2 बेटे और 3 पोतों को एक साथ बंधक बना दिया गया। घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़कर बदमाश भाग गए। करीब 70 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए। राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में बुधवार रात आटा कारोबारी के घर में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की। कार में सवार होकर आए 5 बदमाश खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर शाम 7:30 बजे आटा व्यापारी के घर में घुस गए। बदमाशों ने कारोबारी सत्यनारायण मित्तल के परिवार के 7 सदस्यों को चाकू और रिवॉल्वर की नोक पर बंधक बनाकर 70 लाख रुपए और करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए। इसके बाद मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी लूट कर साथ ले गए। बदमाशों ने पूरे परिवार के मुंह पर टेप लगा दिया, हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों के भागने के बाद जैसे तैसे परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मुक्त करवाया और मदद के लिए शोर मचाया। पीड़ित परिवार का शोर सुनकर आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा हुए और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर वारदात की सूचना दी। सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकेबंदी करवाई गई। कितने बजे आए थे बदमाश यहाँ पर? 7:30 के जी। और 8:15 बजे तक यहाँ पे थे। क्या क्या बोलते रहे, कितना कुछ लूटा उन्होंने यहाँ पर?
यहाँ पे जो भी था हमारा जो सब ले गए थे, ये दादी जी के भी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए। हथियार थे उन लोगों के पास में? हाँ, गन थी और चाकू था और वो ये लॉक खोलने के सरिये होते हैं वो वैसे टाइप के थे ऐसे। घटना जब हुई थी कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे? आप कब यहाँ पर आए? मैं तो 8 बजे करीब आया था यहाँ पर, और वो आ गए थे, वो लोग जो लुटेरे थे वो 7:30 बजे आ गए थे। तो घर में उस टाइम तो मेरा तो छोटा लड़का था जितेंद्र तांबी, और दोनों बहुएं थी, एक तो रितु तांबी और एक प्रियंका तांबी, और 2 मेरे पोते थे। मतलब एक तो 13 साल का, 15, तो एक 3 पोते थे और एक छोटा पोता 5 साल का है। वो तो क्या 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 समझे। पोतों को भी बदमाशों ने बंधक बनाया? पोतों को भी मतलब बिठा दिया, बांधा। मेन तो खैर पोते को बाथरूम में बंद करते, मैंने देखा नहीं था उसको, बांधा नहीं बांधा। मेरे को आते ही उन्होंने क्या मतलब जो मुंह के टेप लगा दी और हाथ पैर बांध दिए मेरे आते ही। मारने की धमकियां दी उन लोगों ने? मारने की धमकी दी, वो उन्होंने पिस्तौल तान के बता दी ना कि अगर बोलोगे चलाओगे तो बंदूक मार देंगे। कितने बदमाश ये लोग थे? कितने लोगों के पास हथियार भी इन लोगों के हथियार? 4 के पास थे, बंदूकें थी इनके पास। वो छोटी जो आती है, वो एक तो हेल्पर था, उसके पास तो थी नहीं। वो सामान जो उसको दे रहे थे कि थैला भी उन्होंने लेकर के आए थे, लूटा? नहीं, अपने यहाँ से ले गए थैला पेला, जो थैले में भी थे पैसे जो और भी थे, और यहाँ तकिए की खोली भी खाली करके तो उसमें भर के ले गए नोट और जेवर। तो आप क्या नाम है आपका सर? सत्यनारायण तांबी। तो ये सत्यनारायण तांबी जी जिनके यहाँ पर रात को शाम को करीब 7:30 बजे बदमाश यहाँ पर घुसते हैं, खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हैं। करीब 1 घंटे तक बदमाशों ने हथियार की नोक पर पूरे परिवार को लूटा और यहाँ से करीब 60 से 70 लाख रुपए कैश, उसके अलावा लाखों रुपए के जेवरात यहाँ से लूट करके भाग निकले। तो फिलहाल जयपुर शहर की पुलिस को एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी है। फिलहाल कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, 7:30 का वक्त कोई बहुत ज्यादा लेट वक्त नहीं होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं होता है। ऐसे में 5 बदमाश घर में घुसते हैं, खुद को आईटी का ऑफिसर बताकर, और इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या ऐसे में आस पड़ोस की किसी की भी नजर नहीं गई? क्योंकि ये ऐसा वक्त नहीं है कि सब लोग सो जाए। देखिए, इस पूरी वारदात में अब तक जो सामने आ रहा है वो ये लग रहा है पुलिस को कि इस पूरी वारदात में किसी जानकार शख्स का ही हाथ है, जिसने व्यापारी के घर में कितना कैश था और कितने लाखों रुपए का जो सोना उसके घर में था, ये उसको पूरे अच्छे तरह से जानकारी थी। इसके अलावा ये भी मालूम था कि घटना के वक्त में, वारदात जब शाम को 7:30 बजे हुई, तब घर की महिलाएं ही घर में मौजूद थी। व्यापारी सत्यनारायण तांबी और उनका बेटा वो दुकान पर मौजूद थे। तो ऐसे में बदमाशों ने अच्छे तरीके से रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। जब घटना हुई तब दरवाजा, घर का मेन गेट था, वो खुला हुआ था। ऐसे में बदमाश बहुत आसानी के साथ में घर में घुसे और गन पॉइंट पर लेकर के पूरे परिवार को, यानी परिवार की जो दोनों बहुएं थी, उनकी वृद्ध माँ थी, उसके अलावा 3 पोते जो कि छोटे पोते थे 14-15 वर्ष के, उनको तीनों को गन पॉइंट पर लेकर के बहुत आसानी के साथ में लूटपाट को अंजाम दिया। उनके मुंह पर टेप चिपका दी। और सबसे बड़ी बात, जब घर में घुसे तो सबसे पहले खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया। करीब आधे घंटे के बाद में जब व्यापारी खुद अपनी दुकान बढ़ा करके घर में घुसे अपने बड़े बेटे के साथ में, तो बदमाशों ने उनको भी उनके मुंह पर टेप चिपका दी और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। करीब 1 घंटे तक बदमाश बेखौफ थे और घर में घुस करके सभी अलमारियों के ताले उन्होंने तोड़े। उसके अलावा वहां रखे करीब 60 लाख रुपए से भरा बैग, जो कि उनका कलेक्शन जो एजेंट था, यानी कि व्यापारी का ही कर्मचारी, दिन भर का कलेक्शन लेकर के जब घर में घुसा, बैग, रुपयों से भरा बैग उसने रखा और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद में बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस व्यापारी के उस कर्मचारी से पूछताछ कर रही है जिसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जी विष्णु, साथ में ये जानकारी भी मिल रही है कि ये बदमाश जो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो इनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसकी डीवीआर भी अपने साथ निकाल कर ले गए। लेकिन जिस रास्ते से ये गुजरे, जिस रास्ते से ये यहां पर पहुंचे हैं, उन पूरे रास्तों पर कई सीसीटीवी होंगे। क्या वहां से उनकी कोई भनक, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, सूरजपुर अनाज मंडी का जो रास्ता है, यानी वॉल सिटी जो है, अपने आप में एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होती है। तो वहां पर जो कैमरे हैं उनमें बदमाश जो है, अब तक 3 संदिग्धों को पुलिस ने चिन्हित किया है, जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, और उनकी फुटेज भी जो है सामने आ चुके हैं। हम भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, जिनमें बदमाश नजर आ रहे हैं। मेन रोड पर ये बदमाश सबसे पहले पैदल चलते हुए नजर आते हैं। करीब इनमें ये लोग आपस में काफी दूरी बनाए हुए रखते हैं, साथ चलने के बजाय अलग अलग ये बदमाश सड़क से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा वारदात के बाद में काले रंग की कार में ये बदमाश भागते हुए नजर आए हैं, वो भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। तो ऐसे में कार और बदमाश ये सभी संदिग्ध हैं और ये सभी फुटेज में सामने आ चुके हैं।
लेकिन बदमाशों को ये लगता था कि शायद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटो आ जाएगी, ऐसे में वो वहाँ की डीवीआर उखाड़ करके ले गए। लेकिन सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से बिल्कुल बच नहीं सके। विष्णु, इनमें- घर की सीसीटीवी के डीवीआर भले ही ले गए, लेकिन तमाम रास्तों के डीवीआर वो अपने साथ नहीं ले जा सके और उनके चेहरे अब पुलिस के पास हैं। ये सारे चेहरे पुलिस के सामने आ चुके हैं क्योंकि पुलिस ने रास्तों से जो सीसीटीवी लगे वो बरामद कर लिए। वो फुटेज आपके सामने है। कार भी यहां से भागती हुई नजर आ रही है, ये चेहरे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, यानी कि अब पुलिस के पास संदिग्धों के चेहरे हैं, या फिर आसान भाषा में कहें तो अब पुलिस से बहुत ज्यादा दूर ये बदमाश नहीं है। उम्मीद है पुलिस जल्द ही इस डकैती का खुलासा करेगी क्योंकि अब पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग चुके हैं जो रास्तों के जरिए उन्हें हासिल हुए, जिसमें कार के नंबर भी जो है वो ट्रेस किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो है इनके चेहरे भी एक दूसरे से दूरी के ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद में आगे जाकर ये कार में बैठते हैं, फिर व्यापारी के घर पर पहुंचते हैं। ये वो चेहरे हैं जो इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के लिए इन्हें लगा कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में इनका फेस आ चुका है, इसलिए उसकी डीवीआर ले गए, लेकिन रास्तों की डीवीआर नहीं ले जा पाए, इसलिए ये चेहरे अब पुलिस के पास। जयपुर के चाकसू में फायरिंग हुई। ज्वेलर्स व्यापारी से लूट की गई। 12 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना लूटकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शिवदासपुरा से पदमपुरा के बीच देर रात की घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई। से चले थे प्रताप नगर से और यहाँ शिवदासपुरा से करीब 2 किलोमीटर अंदर पदमपुरा रोड पे गए। पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 जने आए थे और पीछे से बकते आ रहे थे, रोको 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 रोको, और साइड में हमारी मोटरसाइकिल को दबाते गए। कम से कम 5-25 मीटर हम दबाते चले गए। फिर हमारे को आते धक्का मुक्की मारने कूटने लगे। फिर हवा फायर की एक बार, फिर मेरे कंधे के, मेरे गाल के या खोपड़ी के हेलमेट था जो वहाँ बंदूक लगाई, और दूसरी गोली है जो मेरे कंधे पे ऊपर यूं कर लिया मैंने उसको, तो यूं कंधे पे होती हुई निकल के दूसरी जगह गई हो। और हीरालाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, इस लूट को लेकर क्या अपडेट, क्या कहना है पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि मामला शिवदासपुरा थाना इलाके का है, जहां पदमपुरा के पास बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायर कर एक ज्वेलर व्यापारी के साथ 12 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। पीड़ित राम नारायण जयपुर के प्रताप नगर में ज्वेलरी की दुकान करता है और वह अपने भतीजे के साथ वापस घर लौट रहा था। घटना के बाद है जो पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचे और क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित है जो अपने भतीजे के साथ पुलिस थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और इस घटना को लेकर जो स्थानीय व्यापारी है उनमें भी काफी आक्रोश है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। और जो लूट की घटना थी उसमें चूंकि जो बदमाश थे उन्होंने नकाब बांध रखे थे और हेलमेट लगा रखे थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस है जो सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में बड़ा अपडेट। 200 करोड़ की ठगी में मुकदमों की संख्या में इजाफा हुआ। मामले में अब तक 80 केस दर्ज हो चुके हैं। 2 कंपनी के एमडी और सीएमडी पर इनाम घोषित किया जा चुका है। ये इनाम है 10-10 हजार रुपए का। मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अपेक्षा ग्रुप महाठगी का यह मामला है। 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कुल 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने ठगी की थी और इस ये ठगी का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए का है। मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल दोनों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चिटफंड कंपनी का नाम रखा था अपेक्षा ग्रुप और उसके बाद की गई 200 करोड़ रुपए की ठगी। 2500 लोगों को ठगा गया। 5 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं।
तो कोटा की एक घटना है जहां पर अपेक्षा ग्रुप ने चिटफंड कंपनी बनाकर, जिसका नाम अपेक्षा ग्रुप रखा गया, लोगों को पैसों का लालच देकर, एक इन्वेस्टमेंट का लालच देकर लोगों से पैसे ठगे गए। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने ठगी की, यानी कि उनसे पैसे वसूले। और अगर इन 2500 लोगों के पैसों की गिनती की जाए तो लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग ये बैठते हैं। इस मामले में तमाम लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। अभी तक 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सीएमडी फिलहाल फरार है। और सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां मंत्री शांति धारीवाल इस समय बाढ़ग्रस्त दौरे पर हैं, अवलोकन कर रहे हैं कोटा के कौन कौन से हिस्से में इस समय ज्यादा पानी बना हुआ है। तस्वीरें सीधी कोटा से, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हैं और यहां पर कोटा में पिछले दिनों में लगातार बरसात हुई है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बस्तियां डूबी हुई हैं, गांव के कनेक्शन जिला मुख्यालय से कट चुके हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लगातार कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है कि बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और इसी कड़ी के अंतर मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हैं कोटा दौरे पर। आगे से आ जाओ, आगे से लंपी वायरस संक्रमण रोकने के प्रयास आज जारी हो सकते हैं। अस्थायी पशु चिकित्सकों की भर्ती सूची, राज्य सरकार ने 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों की सूची तैयार की। आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की तैयारी है। 300 पशुधन सहायकों की भर्ती भी जल्द होगी। पशु चिकित्सकों के लिए आवेदकों के दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे नियुक्ति आदेश। तो लंपी वायरस संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। 200 पशु चिकित्सक भर्ती किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इन पशुधन तक लंपी वायरस की दवाइयों को पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत से पद इस समय रिक्त हैं। इन पदों को भरा जा रहा है ताकि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये डॉक्टर्स पहुंचकर पशुधन को दवाइयां दे सके, वैक्सीन दे सके। और इसके लिए जो कागजात की जांच थी वो आज पूरी कर ली गई है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ऐसे समय में जब पशु महकमे के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, या कहा जा सकता है 1000 के करीब पद खाली पड़े हैं, और ऐसे में 200 डॉक्टर्स की भर्ती, वो भी अस्थायी तौर पर, क्या ये कोशिश काफी होगी लंपी वायरस को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से पहले 600 पदों पर चूंकि जो अदालत के आदेश के बाद रोक लगी हुई है, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन चूंकि अदालती जो पूरा नहीं होने के कारण अभी उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती, तो 600 पद जैसे ही अदालत से क्लियर होंगे तो 600 पदों पर तो चिकित्सक आएंगे, पशु चिकित्सक आएंगे। लेकिन राज्य सरकार ने इन 200 पशु चिकित्सकों को उस आधार पर भर्ती किया है कि जब तक पशुपालन विभाग में पद रिक्त रहेंगे तब तक ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले कोविड हेल्थ असिस्टेंट है, उनका मामला भी जो है गरमाया हुआ था। सरकार के सामने एक चुनौती थी कि उनको किस तरीके से नियुक्ति दी जाए। तो अब सरकार ने उस दिशा को देखते हुए कि जब तक पशु चिकित्सकों के पद रिक्त रहेंगे वो उनमें ये 200 पशु चिकित्सक काम करेंगे। 300 से ज्यादा पशुधन सहायक हैं, उनको भी सरकार ने इसी तर्ज पर जो है भर्ती किया है। लेकिन निश्चित तौर पर 600 पद अगर जैसे ही हाईकोर्ट से क्लियर मिल जाती है, क्लियरेंस मिल जाती है सरकार को, तो 600 पशु चिकित्सकों की और भी इसमें संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो लंपी वायरस चल रहा है, इस दौरान चूंकि पशुपालन विभाग के साथ साथ जो निकाय हैं और डेयरी हैं, उनके भी सभी जो करीब आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के विशेषज्ञ भी जुटे हुए हैं और सब मिलकर के इस लंपी वायरस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 200 पदों पर नियुक्ति एक राहत देगी इस लंपी वायरस संक्रमण को रोकने में। राकेश, ये 200 डॉक्टर्स कब से काम शुरू कर देंगे? बिल्कुल, आज सूची जारी कर दी जाएगी। इनको अब जल्द ही पशुपालन विभाग इनको सीधे फील्ड में उतार सकता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगभग लंपी वायरस फैल चुका है। बड़ी तेजी से जो है पशु संक्रमित होते जा रहे हैं। लेकिन हालांकि पशुपालन विभाग का यह दावा है कि अभी जो मौत का आंकड़ा है
वो बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं है, लेकिन जो गौशालाएं हैं उनमें ज्यादा गायें प्रभावित हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर गौशालाएं ज्यादा हैं, नए जिले जहां पर अभी ये संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि जिन जिलों में पीक समय आ चुका है वहां पर अब मौत का आंकड़ा कम हो रहा है और संक्रमण का आंकड़ा भी कम हो रहा है। जिन जिलों में अभी जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां पर इनकी नियुक्ति की जाएगी और वहां पर वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, इसके अलावा पशुओं को लंपी वायरस संक्रमण से किस तरीके से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयां कारगर हैं, इन सब की जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। युवक का शव पेड़ के फंदे पर लटका मिला है, परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के कारण जब एक शव का दाह संस्कार नहीं हो पाया। दौसा जिले के लालसोट के एक निजी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तीसरी रोलर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए जोधपुर को चुना गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में जलदाय विभाग की लापरवाही का एक उदाहरण देखने को मिला, जब रात के समय पेयजल लाइन में लीकेज हो गया। टोंक जिले में गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित चारों पदों पर एक एक नामांकन आने पर चारों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। अलवर के बानसूर में विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्कूल में हुई चोरी के मामले में 2 युवकों समेत चोरी के सामान भी बरामद किए गए। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। सीबीआई ने बिहार में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई की। सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकाने भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमराज का शव मिला है। बीजेपी नेता का शव रहस्यमय तरीके से पेड़ पर लटका मिला। खराब स्वास्थ्य के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए जल्द ही विदेश जा सकती हैं। महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। पंजाब सरकार ने लंपी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 3 दिन में टीकाकरण पूरा करने के आदेश दिए। बांसवाड़ा जिले में माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले में नदियां उफान पर हैं। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में उफान के चलते मेज नदी में पानी चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां से लोग गुजर रहे हैं जो परेशान हैं। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भीनमाल के पास रोपसी नदी में एक युवक बह गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में 3 दिन पहले पुल पार करते समय बाइक सवार गिरे 2 युवकों में से एक का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में हुई जमकर बारिश ने कहर बरपाया। नहरी क्षेत्र में फंसी उगले जलमग्न हो गए। बाड़मेर जिले की एक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ टीचर ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। बांसवाड़ा की मुस्लिम कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान सहित कई सामान पार कर लिए। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया, जो कौतूहल का विषय बन गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में कल एक युवक का शव पेड़ के फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के कारण जब एक शव का दाह संस्कार नहीं हो पाया। दौसा जिले के लालसोट के एक निजी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया।
तीसरी रोलर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए जोधपुर को चुना गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब बात जोधपुर की, जहां के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा। इधर एसएफआई के प्रत्याशी ने भी एनएसयूआई पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस मामले में तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी देखने को मिली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्यालय में प्रचार के दौरान पहले तो केएन कॉलेज के बाहर दोनों राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद उनके बीच जो मारपीट हुई वो बेहद निंदनीय थी। उसके बाद जब शाम को मेरे कुछ कार्यकर्ता बहनें विश्वविद्यालय के नए परिसर में जब प्रचार कर रही थी, जब पीजी कॉलेज की गर्ल्स के साथ बातचीत कर रही थी, उस दौरान वहां पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। जो पीछे का गेट है उस पर जबरदस्ती ताला लगाकर उनको वहां रोका गया, उनके साथ बदसलूकी हुई। जिस प्रकार से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हालात बने हुए हैं। और अब बात कोटा की, जहां फ्रूट ठेला लगाने की मामूली विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राशिद अली यूपी के कन्नौज जिले का रहने वाला है और कोटा के महावीर नगर इलाके में रहता है। विज्ञान नगर थाना इलाके में ठेला लगाने की बात पर आरोपी ने अपने भाई ठेला चालक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात में 3 अन्य लोगों को भी चाकू लगाए, जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। इसका बाप आ गया, बाप आने के बाद ये चाकू लेके आया, गुंडा लेके, तो फिर हमें ठेला को, फिर हमारा चाकू हमारे मारा। पहले हमारे लड़का ने पकड़ लिया, लड़के हमारे मार दिया चाकू, तब खत्म हो गया लड़का। एक लड़का हमारा भर्ती है अस्पताल में। वो कौन लोग हैं? अभी भाई है। हाँ, वो दुश्मन है मेरा। बात क्या हुई थी? ठेले पीछे पे ठेला यहाँ से हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। नहीं, हम पहले लगाते, तुम बाद में याद लगाओ। तो 2 जने खड़े रहो यहाँ पे, हम भी लगाओ, तुम भी लगाओ भैया। उनने आके चाकू को फिर आके साजिद का लड़का, उसने अपने ताऊ के लड़कों मटरू और उसके 3 लड़के हैं, शानू मोहम्मद, एक सुफैल मोहम्मद और एक जावेद, इनके साथ मारपीट कर दी धारदार हथियार से, जिससे शानू के सुफैल के जो गंभीर चोट थी हार्ट के नीचे, जिससे हार्ट पंक्चर हो गया था और उसकी मौके पर डेथ हो गई। बाकी लोग भी घायल हैं, जो साधारण चोटें हैं उनका ट्रीटमेंट करवा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।